हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम दोस्तों 11th की जियोग्राफी से आगे के टॉपिक चैप्टर 3 से यानी अध्याय 3 से पढ़ेंगे। तो अध्याय 3 है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसमें हम अगर बात कर लें इम्पॉर्टेंट हेडिंग की तो क्या क्या मिलेंगी। तो भूगर्भ की जानकारी के साधन, ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत, भूकंप, भूकंपीय तरंगे, भूकंप के प्रभाव, मेंटल। ये दोस्तों मेंटल जो है ये पागल वाला मेंटल नहीं है, ये दोस्तों जियोग्राफी की भाषा में मेंटल एक होता है जो आपको आगे पता चलेगा। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, क्रियाकलाप में क्या मिलेगा तो भूकंप अधिकेंद्र का पता लगाना, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, और वो कौन कौन सी हैं तो अंतर्वेदी आकृतियाँ, लैकोलिथ, बैथोलिथ, ये दोस्तों हमारी जो हैं वो ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ हैं। तो दोस्तों हम अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले अगर बात कर लें तो सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत परिचय जान लेते हैं। तो पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत तथा स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी का उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सकता है और ना ही पहुंच सकता है। अभी तक कोई पहुंचा भी नहीं है और ना कोई उसमें पहुंच सकता है, ठीक है, आंतरिक भाग में। और पृथ्वी के धरातल का विन्यास, ठीक है, पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रतिक्रियाओं का परिमाण है या परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था, ठीक है, पिछले अध्याय में हमने आपको बताया भी था कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपट्टी, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, से क्रोड या जिसे हम कोर बोलते हैं, सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं, ठीक है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है, भूगर्भ की जानकारी के साधन। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके, वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य है की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक बताने में सक्षम है कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर आधारित है। और इसके प्रत्यक्ष स्रोत क्या हैं दोस्तों, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें अथवा वे चट्टानें हैं जो हमें खनन से प्राप्त करते हैं, ठीक। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रॉपर्टी के गहराई छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रवर्धन योजना यानी डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रवर्धन योजना इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक का सबसे गहरा प्रवर्धन यानी ड्रिल
आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं में बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक लक्ष्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है तथा इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष में क्या मिलता है, तो पृथ्वी या जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व को मान अनुमानित किया। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह है, जिसे पृथ्वी बना है। ठीक है, अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के स्रोत उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूकंपीय अभिलेख। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों के अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्रों से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण भी भिन्नता अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगत, जिसे ग्रेविटी एनोमैली कहा जाता है, वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपट्टी में चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब भूकंप की बात करें दोस्तों, तो भूकंप तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं भूकंप अभिलेख क्या है। ये पी तरंगे हैं, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे। आयाम नीचे है पहुंचने का समय और इनके जाने का समय। तो पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो प्रायः भ्रंश के किनारों से ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की शैलों की गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जहाँ से ऊपर शैलखंड दबाव डालते हैं। उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम, जिसे हम फोकस कहलाता है। ठीक है, इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र या इपिक सेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर होता है।
भूकंपीय तरंगे या अर्थक्वेक वेव्स। पृथ्वी सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल या लिथोस्फीयर में ही आते हैं। इस अध्याय में हम आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मात्री या भूकंप मापी यंत्र या जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है, भूकंप मापी यंत्र जो है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है, ठीक है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेख वक्र या क्रेव दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावटों वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। भूगर्भिक तरंगे यानी जिसे हम बॉडी वेव्स कहते हैं, व धरातलीय तरंगे सरफेस वेव्स कहते हैं। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान भी पैदा होती हैं। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे भी कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अनोन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंग का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भी भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन एवं आवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की भी दिशा बदलती है। भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें पी तरंगें व एस तरंगें भी कहा जाता है। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं, ठीक है। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। इस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। इस तरंगों की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी विशेषता ने वैज्ञानिक को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन से तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इन्हें शैल विस्थापित और इमारतें गिर जाती हैं। और भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है तो वो भी हम जान लेते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संरचित होने वाली प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही संचरित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में समांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में पदार्थ पर प्रभाव या दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भी भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति में समकोण दिशा पर कंपन पैदा करती हैं। एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः ये पदार्थ से गुजरती हैं, उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। तो छाया क्षेत्र का उद्भव में हम अगर बात करें तो भूकंप लेखी यंत्र, जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि ऐसे कुछ भी क्षेत्र हैं जहाँ कोई भूकंपीय तरंग पी तरंगों से पहुँचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। दोस्तों, ये यस छाया क्षेत्र है, हम इसको पहले पढ़ लें उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच जहाँ कोई भी भूकंप या भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, ठीक है। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र, जिसे हम शैडो जोन कहते हैं, 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुँचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है।
भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी जिसे हम बांड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। इस तरंगों का अध्ययन या छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा वरना यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। पृथ्वी अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता लगाना है तो आप किसी भी भूकंप का छाया रेखांकित कर सकते हैं। किसी भी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ 28 में दिया गया है। ये दोस्तों 105 से 145 के पी तरंग छाया क्षेत्र है। ठीक है, इस तरंग छाया क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा इस छाया तरंग है। प्रत्यक्ष इस तरंगों से प्राप्त करने का अभाव ये है। ठीक है, भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब भूकंप प्रकार हम जान लेते हैं दोस्तों। तो अभिलेखित नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय शैडो जोन कहते हैं और सामान्यतः विवर्तनिक या टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों पर सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखीय जन्य या वोल्केनिक भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन का कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात जिसे हम कैलोपस भूकंप कहा जाता है। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटकों का विस्फोट या एक्सप्लोसन भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित या रिजर्वायर इंड्यूस्ड भूकंप कहा जाता है। भूकंप की माप अगर बात करें तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता जिसे हम इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के नाम पर जाना जाता है या झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव की बात अगर हम करें तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न हैं। तो भूमि को हिलाना, धरातली विसंगत, भूस्खलन या पंख स्खलन, मृदा द्रवण जिसे हम सॉइल लिक्विफिकेशन कहते हैं, धरातल पर एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगाना या लगना, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी, ये दोस्तों भूकंप के प्रभाव होते हैं। ज्वालामुखीय लहरों से तबाही का एक दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और दूसरे दृश्य की हम बात करें तो ज्वालामुखीय लहरों से विनाश का एक दृश्य थाईलैंड का है ये दोस्तों, ये ज्वालामुखी का था। और ज्वारीय लहरों से हुए विनाश का एक दृश्य ये इंडोनेशिया का है दोस्तों। और अगर हम बात करें इधर तो ज्वारीय लहरों द्वारा तटों पर स्थित आवासीय क्षेत्रों का विध्वंस, ये दोस्तों हमारा श्रीलंका का है। उपरोक्त सूचीबद्ध से प्रभावों में पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों में देखा जा सकता है जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी भूकंप की ये वास्तव में लहरें होती हैं जो भूकंपीय तरंगों से क्रिया उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति दोस्तों हम बात करें तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों के तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं
ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रायः यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट, ठीक है, हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना, भूपर्पटी जिसे हम द क्रस्ट बोलते हैं, द ठोस, यह ठोस पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर या ब्रिटल भाग है जिसे जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों की भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक होती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। ये दोस्तों पृथ्वी का आंतरिक भाग आप देख सकते हैं ये डायग्राम में। ठीक है, ये भौतिक भूगोलों के मूल सिद्धांत हैं। अब बात करें मेंटल की, तो भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो असातंत्य या डिसकॉन्टिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल या जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पाया जाता है उसका मुख्य स्रोत यही है कि भूपर्पटी मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल या जिसे लिथोस्फेयर कहलाते हैं, इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद यह ठोस अवस्था है, द क्रोड। तो द क्रोड, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। भूकंप हुआ मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर तक गहराई है। बाह्य क्रोड जिसे हम आउटर कोर तथा तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड या इनर कोर ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल व लोहे जिसे हम थैरियम का बना होता है, इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, तो आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ठीक है, ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें व राख, तरल चट्टनी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि पदार्थ कुछ समय पहले ही धरातल या पहले बाहर आया हो, अभी निकल रहा हो, तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मंडल के ऊपरी भाग में है तब तक मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह या लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, जिसे हम ज्वालखांडिस्म कहते हैं, जिसे हम पायरोक्लास्टिक डेब्रिस के नाम से भी जानते हैं। ज्वालामुखी बम, राख, धूकण या धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन भी शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे शील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीपों के ज्वालामुखी में इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत ही तरल होता है, इसी कारण से इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। यदि किसी ये दोस्तों शील्ड ज्वालामुखी है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम हमारे शील्ड ज्वालामुखी का है और ये सिंडर शंकु है दोस्तों। तरह निकास नलिका जिसे हम वेंट से पानी भीतर चला जाए
तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना भी इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु या कोन बनाता है, जो सिंडर शंकु या सिंडर कोन के रूप में विकसित होता है। मिश्रित ज्वालामुखी, जिसे हम कंपोजिट वोल्केन्स कहते हैं, तो इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, गाढ़ा व चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडिस्म या पायरोक्लास्टिक पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी एक कुंड, अगर इसकी बात करें तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये विस्फोटक होते हैं, जबकि इनमें विस्फोटक होता है तब तक वे ऊंचा ढांचा बनने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विंध्यस गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। ये आप देख सकते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। अगर हम बात करें क्रियाकलाप भूकंप अधिकेंद्र का पता लगाना, कैसे पता लगाया जाता है, तो इसके लिए आपको चाहिए 3 भूकंपलेखी स्थानों से पी तरंगों व एस तरंगों के पहुंचने का समय संबंधी आंकड़े। कार्यप्रणाली क्या रहेगी, तो किसी भूकंप घटना का दिए गए 3 स्थानों जिसके आंकड़े आसपास हों, पी तरंगों के पहुंचने का समय व एस तरंगों के पहुंचने का समय लिखें। अब पी व एस तरंगों के पहुंचने का समयांतर या टाइम लैग की गणना करें। ऐसे 3 स्थानों के लिए करें। यह ध्यान रहे कि यह अंतर उद्गम केंद्र व सिस्मोग्राफ केंद्र के दूरी से सीधे संबंधित है। एक साधारण नियम 1 सेकंड का समयांतर, जिसे टाइम लैग, यह बताया गया है कि वहाँ से भूकंप लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है। तो उपरोक्त नियम का प्रयोग करते हुए समयांतर को दूरी में बदलें, अर्थात समयांतर सेकंड में गुणे 8। ऐसा हर स्थान के लिए अलग अलग बार करके करें या दोहराएं। ठीक है। मानचित्र पर भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ स्थानों को अंकित करें। सिस्मोग्राफ स्थानों को केंद्र बिंदु मानते हुए वृत्त खींचें। वृत्त का अर्धव्यास उपरोक्त 3 नंबर पर बताए गए नियमानुसार गणना की गई दूरी के बराबर लें। दूरी को मानचित्र मापक के अनुसार बदलना न भूलें। ये वृत्त आपस में एक बिंदु पर काटेंगे। यह बिंदु ही भूकंप अधिकेंद्र है। सामान्यतः भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति कंप्यूटर मॉडल की सहायता से जानी जाती है। ये मॉडल पृथ्वी के भूपटल की संरचना को भी ध्यान में रखते हैं। इससे त्रुटि रहती है, अर्थात यह स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जो कार्यप्रणाली यहाँ बताई गई वहाँ कंप्यूटर का मॉडल सरलीकरण, यद्यपि सिद्धांत वह लगभग वही है। दिए गए चित्र में भूकंप अधिकेंद्र की स्थित जानकारी ऊपर बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही है। एक तालिका में भी इससे संबंधित आंकड़े आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे 3 स्टेशन ली गई S1, S2, S3, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। ठीक है। पी तरंगों तथा एस तरंगों में घंटे मिनट सेकेंड। तो तरंगों के पहुंचने का समय है तो 3 घंटे 23 मिनट 20 सेकेंड, 3 घंटे 22 मिनट 17 सेकेंड, 3 घंटे 22 मिनट। और एस तरंगों में 3 घंटे 24 मिनट 45 सेकेंड, 3 घंटे 23 मिनट 57 सेकेंड, 3 घंटे 23 मिनट 55 सेकेंड। ये आप देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है ये भूकंप अधिकेंद्र है S2, S1 व S3। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहलाते हैं। ठीक है। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल वरना इसके बहुत पास इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। बेसाल्ट प्रवाह, जिसे हम फ्लूड बेसाल्ट प्रोविनेस कहते हैं। ठीक है। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत ही दूरी बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृहद क्षेत्र इसका प्रवाह ढका था। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ठीक है। तो इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक
एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियों की बात करें तो अंतर्वेधी आकृतियाँ। अंतर्वेधी आकृतियाँ क्या होती हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनाती है। लावा का यह जमाव तो धरातल पर पहुंचकर होता है। यह धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों को ही हो जाता है। लावा को ठंडा होने के स्थान से आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। एक ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और पातालीय या प्लूटोनिक शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के ही भीतर ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेधी आकृतियां, जिसे हम इंटरेसिव फॉर्म्स कहलाती हैं। इनमें से कुछ 3.4 में दिखाए गए हैं। ये ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं। ये आप इसको दोस्तों डायग्राम इसका देख के पढ़ सकते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बैथोलिथ की बात करें तो यदि मैग्मा का बहुत बड़ा पिंड भूपर्पटी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल प्रकट होते हैं। ये धरातल विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। लैखोलिथ की बात करें तो ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेधी चट्टानें हैं, जिनका तल व समतल एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने की सबसे मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित या एक्सफोलिएटेड हो चुकी हैं व धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लैपोलिथ व फैकोलिथ व सिल, ठीक है। तो ऊपर उठते हुए लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी या सौसर के आकार में जम जाए तो लैपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनत या एंटीक्लाइन के ऊपर अभिनत के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होती हैं। अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। डाइक की बात करें तो जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के अलग समकोण पर होता है, अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये आप जो हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चन के आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर रिटर्न अपने आप कर सकते हैं। दोस्तों, जितना पढ़ा है उसमें से ही आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक जो था वो एनसीईआरटी से था। अगर आप यूपीएससी या किसी भी जीएस से तैयारी कर रहे हैं तो जीएस की सारी सब्जेक्ट जो होती हैं यूजली जो बूझी जाती हैं, ठीक है, उनसे हम अपना एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। तो इस समय हमारा 11th है, 11th के बाद 12th के बाद बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।